हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चरल सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू एनवायरनमेंट, कैटल रिलीज अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट, पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू द एनवायरनमेंट। दोस्तों, एग्रीकल्चर सॉइल भी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एनवायरनमेंट में रिलीज़ करती है, कैटल अमोनिया करते हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री जो होती है वो रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन्वायरमेंट में रिलीज़ करती है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल एग्रीकल्चर सॉइल रिलीज़ करता है नाइट्रोजन, कैटल भी इन्वायरमेंट में अमोनिया रिलीज़ करते हैं और पोल्ट्री इंडस्ट्री भी रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स रिलीज़ करते हैं। अगला सवाल है कि व्हाट इज़ कॉमन टू द प्लेसेस नोन एज अलियार, ईसापुर एंड द कंसाबाती। तो दोस्तों, आपको बताना है क्या ये यूरेनियम के डिपॉजिट्स हैं, क्या ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, अंडरग्राउंड केव सिस्टम है, वाटर रिजर्वायर्स है। तो करेक्ट आंसर है ये कि वाटर रिजर्वायर्स हैं। आप ध्यान देना, रिपीट हो सकते हैं कुछ क्वेश्चंस कभी कभी। अलियार, ईसापुर और कंसाबाती। अगला सवाल है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रपोजल्स टू द यूज़ ऑफ हाइड्रोजन इनरिच्ड CNG HCNG फ्यूल फॉर बसेस इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो आपको बताना है कि जो मेन एडवांटेज है वो एलिमिनेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन, फिर ये रिड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन एमिशंस, एंड हाइड्रोजन अप टू 1/5 बाई द वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विथ CNG एज फ्यूल फॉर बसेज, और CNG मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव दैन CNG। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखें HCNG के बारे में, तो यहाँ पे अगर देखें कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा कि लाइक ये 1/5 ऑफ वॉल्यूम ब्लेंड करता है CNG, क्योंकि दोस्तों हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो HCNG है मतलब हाइड्रोजन और कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको कहते हैं। तो जो हाइड्रोजन का ब्लेंड होता है वो आई थिंक 4% से 9% तक ही होता है। और दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है कि जो मेन एडवांटेज है इसका एलिमिनेशन नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस को एलिमिनेट कर दे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि 2 और 3। वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन ए क्लाउडी नाइट। मतलब क्लाउडी नाइट में जो ड्यू ड्रॉप्स, इसको ओस कहते हैं, वो फॉर्म नहीं होता है। तो क्लाउड्स एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ्स रेडिएशन, द अर्थ सर्फेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट्स एंड क्लाउड्स डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड टू ग्राउंड लेवल। तो दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नहीं सॉरी बी हो जाएगा कि क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ्स रेडिएशन। दोस्तों, जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं वो विंड जो काफ़ी एक्टिव विंड्स होते हैं या फिर ब्लोइंग होते हैं, तो उसमें ड्यू ड्रॉप्स नहीं फॉर्मेशन होती है। ड्यू ड्रॉप्स के लिए जो होता है वो कामनेस चाहिए होता है। और दोस्तों, ये क्यों फॉर्म होता है, तो आप ये ध्यान रखना, ये मेनली कंडेंसेशन की वजह से होता है। The 44th Amendment to the Constitution of India introduced an article placing the election of Prime Minister beyond judicial review, and the Supreme Court of India struck down the 99th Amendment to the Constitution of India as being violative of the independence of judiciary। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा बी, यानी कि 2 ओनली। सुप्रीम कोर्ट जो है ने स्ट्रक डाउन कर दिया था 99th अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बोलते हुए कि जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के को वायलेट कर रहा है। और दोस्तों, जो ये गलत है, 44th अमेंडमेंट नहीं था जो इंट्रोड्यूस करता है आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है कि द मोशन टू इम्पीच ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स incapacity and proved misbehavior on the judges of Supreme Court of India. The details of the process of impeachment of the judges of Supreme Court of India are given in the Judges Inquiry Act 1968, and if the motion for the impeachment of a judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by majority of the total membership of that house and not less than 2/3 of the members present and voting। तो दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है।
तो यहाँ पे जो 46 है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3 and 4। 3 and 4 सही है, 1 and 2 गलत है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे संविधान में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कि इनकैपेसिटी एंड प्रूफ मी बिहेवियर की वजह से जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को रिमूव किया जाएगा। और जो मोशन इम्पीच करने के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये ऑप्शन भी गलत है, ये रिजेक्ट किया जा सकता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। और दोस्तों जो इम्पीचमेंट ऑफ जजेस इंक्वायरी एक्ट, आप याद रखिएगा कि वो 1968 का जजेस इंक्वायरी एक्ट के थ्रू इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है, और दोनों हाउस में, किसी भी हाउस में बिल इनिशिएट किया जाता है और फिर नेक्स्ट हाउस उसे क्या करती है, बिल को पास करती है, और टोटल मेंबरशिप होती है एंड 2/3 ऑफ द मेंबर, टोटल मेंबरशिप होगी, मतलब मोर देन 50%। फिर उसके बाद फिर 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होगा। उसके बाद जज की इम्पीचमेंट होगी और प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद। तो दोस्तों काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जजेस को हटाना, इसीलिए अभी तक कोई भी जजेस इम्पीच यानी रिमूव नहीं किए गए हैं। The 9th schedule was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership of। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जो 9th शेड्यूल था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। और दोस्तों 9th शेड्यूल में ये बोला गया था कि जो भी लॉ इसमें इंक्लूड किया जाएगा 9th शेड्यूल में, वो जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड होगा। नेक्स्ट, consider the following statements. Coal sector was nationalized by the government of India under the Indira Gandhi. Now coal blocks are allocated on lottery basis. Until recently India imported coal to meet the shortages of domestic supply, but now India is self sufficient in coal production। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 ओनली। कोल सेक्टर नेशनलाइज किया गया था जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। और दोस्तों ये ऑप्शन गलत हो जाएगा कि जो कोल ब्लॉक्स हैं वो लॉटरी बेसिस पे एलोकेट किए जाते हैं। और जो इंपोर्ट, ऐसा नहीं है कि इंडिया काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट हो गया है कोल प्रोडक्शंस के बेसिस पे। आइए देखते हैं अगला सवाल। द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempts several posts from disqualification on the grounds of office of profit. The above mentioned act was amended 5 times. The term office of profit is well defined in the constitution। दोस्तों ये गलत हो जाएगा, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो कहीं संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है कि क्या है। तो अगर हम थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट कर दें तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 and 2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कि जो पार्लियामेंट है प्रोविजन एग्जाम सेवरल पोस्ट, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके लिए पार्लियामेंट में कुछ एग्जाम्पशंस दिए हैं कि अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो तो भी उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, और इसको 5 टाइम्स अमेंड किया जा चुका है। तो दोस्तों पार्लियामेंट इंक्लूड्स, आपको पता होगा, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट तीनों इंक्लूड होते हैं, वो पार्लियामेंट होता है। नेक्स्ट है कि अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो दोस्तों अगर ट्राइबल से रिलेटेड कहीं बात की जाती है तो ये 5th शेड्यूल ही होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 5th शेड्यूल। दोस्तों 5th शेड्यूल में क्या है, इसमें है कि 4 स्टेट्स हैं, असम, मिज़ोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये 4 स्टेट्स हैं और 5th शेड्यूल में आते हैं, और ये ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। आइए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल है कि आपको बताना है कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड इंडिया में, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कह रहा है कि जो PVT हैं वो रिजाइड करते हैं 18 स्टेट्स में और 1 यूनियन टेरिटरी में। स्टैगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन जो है इनकी क्राइटेरिया एक रखी गई है, और 95 PVTs जो ऑफिशियली नोटिफाइड कर दिए गए हैं अभी तक, और इरूलर और कोंडा रेडी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ PVTs। तो दोस्तों अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1, 2 and 4। 1, 2, 4, और जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत है, 95 नहीं है दोस्तों। आई थिंक ये जो है ये 75 है,
और दोस्तों ये याद रखना कि जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आते हैं और कैटेगरी डिसाइड करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और सबसे ज़्यादा पीवीटीज़ कहाँ हैं, तो आई थिंक उड़ीसा है, बट एक बार आप चेक कर लेना। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, prohibitions or limitations or provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibitions or limitations on the constitutional powers under Article 142. It could mean which one of the followings: the decisions taken by the Election Commission of India while discharging its duties cannot be challenged in any court of law. The Supreme Court of India is not constrained in the exercise of its power by laws made by the Parliament. In the event of grave financial crisis in the country, the President of India can declare financial emergency without the counsel from cabinet, and state legislatures cannot make laws in certain matters without the concurrence of union legislature. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ नॉट कंस्ट्रेंड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे सुप्रीम कोर्ट की पावर को रेस्ट्रिक्ट या कॉन्स्टेंट करने की कोशिश की जाएगी। With reference to the Legislative Assembly of a state in India, consider the following statements. The governor makes a customary address to members of the House at the commencement of the first session of the year, and when the state legislature does not have a rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है। गवर्नर जो है वो कस्टमरी एड्रेस कर सकता है मेंबर्स ऑफ द हाउस को जो पहला सेशन होता है, और जो कि प्रेसिडेंट भी करते हैं। और जो लेजिस्लेचर्स है अगर रूल नहीं है पर्टिकुलर मैटर पे तो वो लोकसभा के रूल को फॉलो करता है उस टाइम पे। और दोस्तों गवर्नर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है प्रेसिडेंट की इक्विवेलेंट होता है, और लेकिन गवर्नर के कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के उतने नहीं होते हैं, तो आप ये ध्यान देना। आइए देखते हैं अगला सवाल। United Nations Conventions Against Corruption has a protocol against the smuggling of migrants by land, sea and air. The UNCAC is the first ever legally binding global anti-corruption instrument. A highlight of the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime is the inclusion of a specific chapter aimed at returning assets to their rightful owners from whom they had been taken illicitly, and the United Nations Office on Drugs and Crime is mandated by its member states to assist in the implementation of both UNCAC and UNTOC. तो दोस्तों थोड़ा सा ये ट्रिकी है, तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका सी 2 and 4, यानी कि जो ए ऑप्शन गलत है और थर्ड ऑप्शन गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, यानी कि 2 and 4। नेक्स्ट, एज पर द recent amendment to the Indian Forest Act 1927, forest dwellers have the right to fell the bamboos grown in the forest areas. एक मिनट, okay. So as per the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act 2006, bamboo is a minor forest produce, and the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act 2006 allow ownership of minor forest produce to forest dwellers. तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 and 3। 2 and 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 यहाँ पे गलत हो जाएगा। दोस्तों फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और है जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 1927 है, और 2006 है जो अभी रिसेंट का है फॉरेस्ट डवेलपर्स एक्ट, जिसको फॉरेस्ट एक्ट 2006 कहते हैं। तो उसमें ये बात लिखी गई है कि बैम्बू फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, और दोस्तों उसमें ग्राम सभा का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाया गया है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया safeguards one's right to marry persons of one choice? आर्टिकल 19, 21, 25 एंड 29। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत आएगा राइट टू मैरी वंस पर्सन। तो सर आर्टिकल 21 अम्ब्रेला की तरह है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स इवॉल्व हो रहे हैं और आगे भी होंगे, लाइक राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो पहले से है, उसके बाद है राइट टू प्राइवेसी,
राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट, राइट टू मैरी टू द पर्सन्स ऑफ वन चॉइस। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 21 के अंदर आती है। इवन राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट जो है वो भी इसी के अंदर आता है। अगला सवाल है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट्स एक्ट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। In India, there is no intellectual property appellate board and plant varieties are not eligible to be patented in India. तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि थर्ड ओनली। प्लांट वैरायटीज़ जो होते हैं एलिजिबल नहीं है पेटेंट होने के लिए इंडिया में। और ये बात सही है, बाकी ऑप्शंस गलत हैं कि इंडियन पेटेंट्स के अकॉर्डिंग जो बायोलॉजिकल प्रोसेस क्रिएट किए जाते हैं वो पेटेंट किए जाते हैं और कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड इंडिया में नहीं है। ये ऑप्शन भी गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि 3 ओनली। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम्पावर करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टू स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट्स आउट, and it lays down the standards for emission or discharge of environmental pollutants from various sources। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 ओनली, और फर्स्ट गलत हो जाएगा। इट लेज डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशन डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। दोस्तों इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इंडिया में प्रॉब्लम होती है वो ये एक्ट देखता है। और इसके अलावा भी जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो इन्वायरमेंट एंड फ्लोरा एंड फौना से रिलेटेड काफ़ी एक्ट बनाई गई है हमारी कंट्रीज़ में, जिसमें कि NGT भी है। तो आप इन सारे जो एक्ट्स हैं इनका डेट आप ध्यान देना, उसका क्रोनोलॉजी पूछा जा सकता है। जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, एयर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन एक्ट है, CPC भी है। तो पूछा जा चुका है, तो मे भी फिर पूछा जा सकता है, तो आप ये चीज़ ध्यान देना। एज़ पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इन इंडिया, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। Waste generator has to segregate waste into 5 categories. The rules are applicable to notified urban local bodies, notified towns and all industrial townships only. The rules provided for the extract and elaborate criteria for the identification of sites for landfills and waste processing facilities, and it is mandatory on the part of waste generator that waste generated in one district cannot be moved to another district। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड इलाबोरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ के लिए। दोस्तों वेस्ट प्रोसेसिंग मतलब कि जो वेस्टेज क्रिएट होते हैं बहुत ज़्यादा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब कि जो वेस्ट क्रिएट होते हैं उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो उसमें है कि लैंड फिलिंग से, इंजीनियर तरीके से और बहुत नेचुरल तरीके से भी हम प्रोसेसिंग करते हैं और वेस्ट को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों आज का लास्ट सवाल है कि एज़ पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स 2018, इफ़ रूल्स फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आर इम्प्लीमेंटेड इट बिकम्स ईजियर फॉर द फर्म्स एंड कंपनीज टू ले ऑफ वर्कर्स। तो ये ऑप्शन सही है कि अगर हम फिक्स्ड टर्म कर दें कि जैसे कि 5 साल के लिए काम करना है, 10 साल के लिए काम करना है, तो उसके बाद हमें जब ले ऑफ करना होगा वर्कर्स को, जैसे कि अगर हायर करना हुआ या किसी को फायर करना हुआ, तो उस टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इजी होगा कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट था इतने सालों के लिए, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो काम ख़त्म हो गया। तो ये ऑप्शन सही है। उसके बाद कह रहे हैं कि नो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी नेसेसरी इन केस ऑफ टेम्पररी वर्कमैन, और कोई नोटिस की ज़रूरत नहीं है अगर एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस होते हैं, अगर कोई टेम्पररी वर्कमैन ऐसे काम कर रहा है तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर दोनों है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है 1 और 2। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।